ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। जैसे हमने पढ़ा था कि जिस पद्धति से किसी भी देश का शासन चलाया जाता है वह संविधान कहलाता है। हमें यहाँ पर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, इसके बारे में मैंने बताया था, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके पीछे कारण यह था कि लोग इसे किसी ऐसी तिथि में लागू करना चाहते थे जिसका अपना एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक महत्व। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और तिरंगा लहराया गया था। उसी दिन की याद को हमेशा के लिए यादगार बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया। अभी हम देखते हैं राज्य किसे कहते हैं। राज्य से अभिप्राय वह इकाई जिसका एक निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, संप्रभुता हो और उसकी अपनी अलग शासन व्यवस्था हो, उसे हम राज्य कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि छत्तीसगढ़ क्या राज्य है। इसके लिए आपको एक अपना खुद लेख तैयार करना है कि छत्तीसगढ़ अगर राज्य है तो क्यों राज्य है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत के संबंध में जो संविधान की विशेषताएं हैं उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करते, किन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया था। मैंने जैसे बताया था कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसे लिखित और निर्मित संविधान कहा जाता है क्योंकि इसके जितने भी इसमें अनुच्छेद हैं, जितनी भी धाराएं हैं, उन सब लिखित लिपिबद्ध हैं। भारत के संविधान में अमेरिका और इंग्लैंड दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। भारतीय संविधान को कठोर एवं लचीला कहा जाता है। कठोर इसलिए क्योंकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लचीला इसलिए यदि संसद के दोनों सदन उसके पक्ष में अपने विचार व्यक्त करते हैं कि संविधान के किसी नियम में परिवर्तन करना है तो उससे परिवर्तन किया जा सकता है। उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे कठोर और लचीला भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कुछ आदर्श निश्चित किए गए हैं। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि यह एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। भारत के संदर्भ में यह कहा गया कि यह प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। अब हम इन पूरी बातों की व्याख्या करें। प्रभुत्व संपन्न से अभिप्राय है ऐसे राज्य की कल्पना की गई है जिसमें वह अपने आंतरिक और बाह्य मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसके ऊपर किसी अन्य देश का कोई दबाव नहीं रहेगा। वो स्पष्ट रूप से स्वतंत्र विचार अपना व्यक्त कर सकता है। समाजवादी से अभिप्राय यह है कि इसमें समाज में रहने वाले सभी लोगों को सामाजिक समरसता के अंतर्गत व्यवहार किया जाएगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोग अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं, अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष अभिप्राय है कि भारत में किसी भी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लिया जाएगा। लोगों को अपने धर्म की पूजा, उपासना, प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। भारत किसी भी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेगा, इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। फिर है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक अर्थ है ऐसा शासन जिसमें जनता का जनता के लिए जनता पर शासन, जनता का जनता के लिए जनता पर शासन, इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत में जनता अपने बीच में से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि मिलकर देश का शासन चलाते हैं और उसका उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन जनता को अनिवार्यता करना होता है। गणराज्य से अभिप्राय है कि भारत अलग अलग राज्यों से मिलकर एक राष्ट्र बना है। सभी राज्यों की सरकारें अपने राज्य में शासन का संचालन करते हैं, लेकिन उनके ऊपर केंद्र का नियंत्रण रहता है। इस तरह से भारत एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष,
लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये भारत के संदर्भ में है। इसी तरह से भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ विशेष प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन मौलिक अधिकारों का पालन करके भारत का नागरिक अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह की स्वतंत्रता हमें दी गई है। इसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म के पालन की स्वतंत्रता, उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत जैसे मैं पहले बताया था कि विचार व्यक्ति में हम अपने विचारों को किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट कर सकते हैं, अपने धर्म की पूजा उपासना कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, हम अपने योग्यता और अपने गुणों के आधार पर ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। हमें भी विभिन्न प्रकार के अवसर समान रूप से प्राप्त हो सकते हैं। हम अपनी योग्यता के आधार पर उन अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं। यह भी एक विशेष है। इसी तरह से व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। इसके अंतर्गत हमारे राष्ट्र की एकता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम भले अलग अलग धर्मों का पालन करते हों, अलग अलग हमारे पद्धति हों, हमारे विचार में भिन्नता हो, लेकिन हमें अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करना है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। इन बातों पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। बाकी हम कल पढ़ेंगे।